क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं साधना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास हिंदी की सुपर हिट क्लास है जिसमें हम आपको 20 क्वेश्चंस कराने वाले हैं जो टेस्ट सीरीज पे आधारित है। तो चलिए आज की टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं, इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है। पहला है छत्रंग या और जा। ये कौन से व्यंजन है? तो ये है संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन है? तो ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। बात की जाए सा खा सा हा की तो ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। तीसरा है ता दा धा और ना, और चौथा है या रा लावा जो कि होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है स्पर्श व्यंजन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? स्पर्श व्यंजन की बात की जा रही है। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? ये होते हैं 25। कितने होते हैं? 25। कौन कौन से होते हैं? का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक जो भी व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ता दा धा और ना। यहाँ पर ए स्पर्श व्यंजन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा ता दा धा और ना। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें पूछा जा रहा है कि गागर में सागर भरना। क्या पूछा रहा है? गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। क्या इसमें बताना है? मुहावरा बताना है। तो पहला है तुच्छ समझना। गागर में सागर भरने का मतलब होता है तुच्छ समझना। दूसरा है जोश आना, और तीसरा है दुर्लभ वस्तु, और चौथा है थोड़े में बहुत कुछ कह देना। थोड़े में बहुत कुछ कहने की बात को कहा जाता है गागर में सागर भरना। और गागर में सागर भरने का काम कौन किया है? तो वो किए हैं बिहारी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा थोड़े में बहुत कुछ कह देना, यानी कि थोड़ा बोलना और उसी में बहुत सारा कंटेंट छिपा हो। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा थोड़े में बहुत कुछ कहना। क्वेश्चन नंबर तीसरा है यहाँ पर कि उन्नति में उपसर्ग है। उन्नति में कौन सा उपसर्ग है? तो पहला है उन उपसर्ग है, दूसरा है उ उपसर्ग है, या फिर तीसरा है उत उपसर्ग है, या फिर चौथा है उत उपसर्ग है। अब देखो यहाँ पर उत यहाँ भी लिखा है, उत यहाँ भी लिखा है। अंतर इसमें इतना है कि यहाँ पर हलंत लगा है और यहाँ पर हलंत नहीं लगा है। तो उन्नति को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? उत धन नति। क्या हो जाएगा? उत धन नति बराबर क्या हो जाएगा? उन्नति हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा उन्नति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। यहाँ पर पूछा जा रहा है जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर भैया अलंकार की बात हो रही है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो जेते तुम तारे, तारे का मतलब होता है यहाँ भी तारे आया है और यहाँ भी तारे आया है। तो इस दोनों तारे में एक ही शब्द है, यहाँ पर शब्द आवृत्ति हुई है। तो एक तारे का मतलब होता है उद्धार करना। क्या होता है? उद्धार होता है। और दूसरे तारे का मतलब होता है तारे। तारे का मतलब जो स्टार होता है, स्टार मीन्स तारा। एक तारे का मतलब होता है उद्धार करना और दूसरे का मतलब होता है स्टार यानी कि तारा। ठीक है। तो ये तारे जेते तुम तारे यानी कि जिसका तुम उद्धार किए, तेते नभ में न तारे, उतने आकाश में तारे नहीं हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा यमक अलंकार। अगर यहाँ पर शब्द आवृत्ति होती है तो यमक अलंकार हो जाता है। उत्प्रेक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें जनहु जानो मनु मानो मनहु अगर आए तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। रूपक की बात की जाए, अगर योजक चिन्ह लगा है तो यहाँ पर रूपक की बात की जाए, जैसे लोचन भृंग। क्लियर है? अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो। क्वेश्चन नंबर 5 है गोदान। क्वेश्चन नंबर 5 है गोदान। गोदान है क्या है? काव्य ग्रंथ है, दूसरा है उपन्यास है, तीसरा है कथा कृति है, या फिर चौथा है महाकाव्य है। तो गोदान क्या है? गोदान एक उपन्यास है। गोदान क्या है? गोदान एक उपन्यास है। उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो इसको लिखे हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास है गोदान गबन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है गोदान एक उपन्यास है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर कि बादल गरजा और वर्षा शुरू हो गई, इनमें कौन सा वाक्य है? यानी कि यह कैसा वाक्य है? यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? तो यहाँ पर वाक्य पूछा जा रहा है कि यह कैसा वाक्य है? बादल गरजा और वर्षा शुरू हो गई। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य होते हैं 3 प्रकार के, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा वाक्य है? तो हम निकालते हैं सरल वाक्य। बादल गरजा और वर्षा हो गई, हमें क्या देखना है? और को देखना है कि यहाँ पर एक क्रिया समाप्त हो रही है, यानी कि एक उद्देश्य, एक विधेय समाप्त हो रहा है। तो और यहाँ पर निकल के आ रहा है कि बादल गरजा और वर्षा शुरू हो गई। तो यहाँ पर सरल वाक्य नहीं होगा। अगर बादल गरजा तो यहाँ पर हो जाता, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, वहां पर सरल वाक्य हो जाता है। और यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर 2 हो रहा है, उद्देश्य और विधेय की बात हो रही है। तो यहाँ पर एक उद्देश्य, एक क्रिया समाप्त हो रही है और दूसरी क्रिया शुरू हो रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? अगर वाक्य में के बीच में किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, तथा आ जाए और आ जाए, तो वहां पर तुरंत संयुक्त वाक्य हो जाता है। अगर मिश्र वाक्य की बात की जाए तो जैसा आ गया, जैसे के साथ वैसा आ जाएगा, कहाँ के साथ जहां आ जाएगा। अगर ऐसा वाक्य आ जाता है तो वहां पर मिश्र वाक्य हो जाता है। तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, संयुक्त वाक्य के साथ चला जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ पर और देखना है। अगर और आ गया, यहाँ पर किंतु आ जाता, परंतु आ जाता, तो हम तुरंत संयुक्त वाक्य को लगा देते। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर देशभक्ति में समास है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि देशभक्ति में कौन सा समास है। तो देशभक्ति अगर हम इसको तोड़ेंगे तो निकलेगा देश के लिए भक्ति। देश के लिए भक्ति कर्मधारय होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर विशेषण और विशेषता की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर देशभक्ति की बात हो रही है। द्वंद्व होगा? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर और का लोप नहीं हो रहा है। द्विगु होगा? संख्यावाची। देशभक्ति संख्यावाची नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा भैया तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए, अपादान संप्रदान के लिए। तो यहाँ पर कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया तत्पुरुष, अगर यहाँ पर ऑप्शन में संप्रदान तत्पुरुष दे दिया जाता तो यहाँ पर हो जाता संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि देशभक्ति में देश के लिए भक्ति। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर कि इनमें कौन सा योग रूढ़ शब्द है। यहाँ पर शब्द की बात हो रही है कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर शब्द होते हैं 3 प्रकार के, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। तो हमें योग रूढ़ वाले शब्द को देखना है। तो पहला है लंबोदर। लंबोदर लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। दूसरा है जल। अगर हम जल को तोड़ते हैं तो जा अलग हो जाएगा और ला अलग हो जाता है। तो इसका कोई जा प्लस ला, अगर हम इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। इसका कोई मतलब निकला? नहीं निकला। तो यहाँ पर जल है एक ऐसा शब्द है, तो जल है रूढ़ शब्द। कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द, जिसका संधि विच्छेद ना हो वो रूढ़ शब्द हो जाता है। जो तोड़ने पे उसका अर्थ न निकले वो रूढ़ शब्द हो जाता है। अगर राजपुत्र की बात की जाए तो यहाँ पर क्या निकलेगा? राजपुत्र, राज धन पुत्र हो जाएगा। तो क्या हो गया? राजा का पुत्र,
राजा का पुत्र। तो इसका संधि विच्छेद हो रहा है, लेकिन संधि विच्छेद तो हो रहा है, लेकिन एक कैसा शब्द है, तो ये हो जाएगा यौगिक शब्द हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? यौगिक शब्द हो जाएगा। लेकिन हमसे यहाँ पूछा क्या जा रहा है कि योग रूढ़ शब्द को ढूंढना है। तो योग रूढ़ विद्यालय की बात की जाए तो विद्यालय कैसा शब्द है? विद्या धन आलय बराबर क्या हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा। तो ये भी यौगिक शब्द हो जाएगा। जिसका संधि विच्छेद हो जाए वो यौगिक शब्द होता है, जिसका संधि विच्छेद ना हो वो रूढ़ शब्द होता है। और जो बहुव्रीहि समास होता है, जो बहुव्रीहि समास के पद होते हैं, जो एक पद यानी कि तीसरा अर्थ जो निकाले बहुव्रीहि समास में जो आता है शब्द, वो हो जाता है योग रूढ़ शब्द हो जाता है। तो यहाँ पर लंबोदर की बात की जाए तो उधर लंबा यानी कि लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश जित, यहाँ पर योग रूढ़ शब्द यही हो जाता है। योग रूढ़ शब्द यही हो जाएगा, लंबोदर हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें पूछा जा रहा है कि बच्चे खेल रहे हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि बच्चे खेल रहे हैं, इनमें कौन सी क्रिया है? यहाँ पर क्रिया की बात की जा रही है कि बच्चे खेल रहे हैं, इनमें कौन सी क्रिया है। तो क्रिया कितनी प्रकार की होती है? क्रिया होती है 2 प्रकार की। एक होती है आकर्मक क्रिया और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। आकर्मक का मतलब होता है बिना कर्म के, बिना कर्म के, जिसमें कर्म न हो। और सकर्मक का मतलब होता है कर्म सहित, जिसमें कर्म हो वो सकर्मक क्रिया होती है, जिसमें कर्म ना हो वो आकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं, यानी कि खेल रहे हैं। तो दूसरा विकल्प हमारा राइट हो जाएगा, सकर्मक क्रिया के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, इसमें कौन सा कारक है? इसमें कौन सा कारक की बात की जा रही है कि इनमें कौन सा कारक है? शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। यदि साधक साधन के रूप में काम करे तो वहां पर करण कारक हो जाता है। तो आपादान यहाँ पर अलगाव की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है कर्ता की बात नहीं की जा रही है, कर्म की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है करण की बात की जा रही है। जब साधक मेरा क्या है? साधन क्या है यहाँ पर साधन है बंदूक, और मारा किसे? बंदूक से मारा जा रहा है, यानी कि शिकारी ने शेर को, किसको? शेर को बंदूक से मारा। तो यहाँ पर साधन बंदूक है और यहाँ पर से आ गया है। जब से की बात की जा रही है तो यहाँ पर करण कारक हो जाता है। क्लियर है? दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का करण कारक के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर कि पीताम्बर में कौन सा समास है। जब हम पीताम्बर को अलग करते हैं तो पीत का मतलब होता है पीला, पीत का मतलब होता है पीला, और अंबर का मतलब होता है वस्त्र। पीत का मतलब होता है पीला और अंबर का मतलब होता है वस्त्र, यानी कि पीला वस्त्र। उस वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है कि वस्त्र कैसा है, तो वस्त्र पीला है। यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर न जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है वहां पर तत्पुरुष समास की बात की जा रही है। यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा, या फिर दिग होगा, या फिर बहुव्रीहि होगा। संख्यावाची पद प्रधान नहीं है तो यहाँ पर दिग भी नहीं होगा, दिग कट जाएगा। तीसरा पद प्रधान नहीं है तो यहाँ बहुव्रीहि भी नहीं होगा, और तत्पुरुष नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। जहाँ पर विशेषण और विशेषता की बात की जाती है वहाँ पर कर्मधारय समास हो जाता है। और यहाँ पर विशेषता क्या है कि वस्त्र की विशेषता ये है कि वस्त्र पीला है। वस्त्र की विशेषता ये है कि वस्त्र कैसा है, तो वस्त्र पीला है। वस्त्र यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा, कर्मधारय समास के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, अग्नि का पर्यायवाची है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर पर्यायवाची शब्द पूछे जा रहे हैं कि इनमें से अग्नि का पर्यायवाची क्या है। तो पहला है अनल, दूसरा है घोटक, तीसरा है व्योम, या फिर चौथा है अनिल। तो इसमें अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? अनल का मतलब होता है अग्नि, अनल का मतलब होता है अग्नि, और घोटक का मतलब होता है घोड़ा, और अनिल का मतलब होता है वायु, और व्योम का मतलब होता है आकाश। क्लियर है? अनिल और अनल, इसमें दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि अनल का मतलब क्या होता है और अनिल का मतलब क्या होता है। तो अनिल का मतलब होता है वायु और अनिल का मतलब होता है अग्नि। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, अनल के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है अब कि इसमें पूछा जा रहा है कि पूर्वाग्रह में संधि विच्छेद है। पूर्वाग्रह जो शब्द है इसमें संधि विच्छेद है। हम इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो पूर्व धन ग्रह
ये सही है, या फिर पूर्व धन आग्रा ये सही है, तीसरा है पूर्व धन आग्रा ये सही है, या फिर चौथा है सभी सही है। तो यहाँ पर पूर्वाग्रह का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पूर्व धन आग्रा, दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा पूर्व धन आग्रा। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है कि राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो पहला है री प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, या प्रत्यय है, या फिर ई प्रत्यय है। तो इसमें राष्ट्रीय क्या निकल रहा है, राष्ट्रीय ई निकल रहा है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा, ई प्रत्यय के साथ चला जाएगा, राष्ट्रीय में ई प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जिसका ज्ञान इंद्रिय द्वारा हो, यहाँ पर क्या है, इंद्रिय द्वारा हो, जिसका ज्ञान इंद्रिय द्वारा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो अगोचर हो जाएगा। अगोचर का मतलब होता है जिसका ज्ञान इंद्रिय द्वारा न हो, और गोचर का मतलब होता है जिसका ज्ञान इंद्रिय द्वारा हो, उसे कहते हैं गोचर, और अगोचर कहते हैं जिसका ज्ञान इंद्रिय द्वारा न हो। और सहानुभूति की बात यहाँ पर नहीं की जा रही, न तो अनुभव की बात की जा रही है। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा, गोचर के साथ चला जाएगा, जिसका ज्ञान इंद्रिय द्वारा हो उसे हम गोचर कहते हैं। क्लियर है। और क्वेश्चन नंबर 16 है कि सावन सिर पर था और बादल क्या हो गया भैया, लापता। सावन सिर पर था और बादल लापता, इसमें कौन सा वाक्य है, वाक्य की बात की जा रही है। तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं देखना है, हमें यहाँ पर देखना है कि और आ रहा है, किंतु आ रहा है, परंतु आ रहा है, तथा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जब हमें और मिल गया तो हम सीधे जल्दी से संयुक्त वाक्य पे लगा देंगे, संयुक्त वाक्य पे टिक कर देंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अनंत का विलोम है। यहाँ पर विलोम की बात की जा रही है कि अनंत का विलोम है। अनंत का मतलब क्या होता है, जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो, उसके लिए हम प्रयोग करेंगे अनंत शब्द। जिसका अंत ना हो उसे ही कहते हैं अनंत। अब हमें क्या ढूंढना है कि जिसका अंत हो, जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं, और जिसका अंत हो उसे हम अंत कहते हैं। क्लियर है, समझना। यहाँ पर जिसे अनंत है, तो अनंत का जिसका अंत ना हो। अब यहाँ पर आदि है, दूसरा है अंत है, तीसरा है प्रारंभ है, चौथा है समाप्त है। तो यहाँ पर आदि का मतलब होता है अंत। अब आप कहोगे अनंत का होता है विलोम आदि। आदि का मतलब होता है जैसे हम किसी काम को जब समाप्त कर रहे हैं, किसी का नाम ले रहे हैं, राम, श्याम, मोहन, तो वहां पर हम फुल स्टॉप जब लगा देते हैं तो आदि कर देते हैं, यानी कि अंत कर देते हैं। तो यहाँ पर उसका हो जाएगा, आदि हो जाएगा। लेकिन जब अनंत की बात की जा रही है तो अंत हो जाएगा, कि जिसका अंत हो और जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं, जिसका अंत हो उसे हम अंत कहते हैं। क्लियर है। प्रारंभ का अगर विलोम पूछा जाए तो प्रारंभ का अंत हो जाएगा, समाप्त का प्रारंभ हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन अनंत का अंत विलोम हो जाएगा। दूसरा विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। आप आदि को मत लगाना, अनंत का विलोम पूछा जाए तो अंत को ही लगाना। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर कि टिकाऊ में प्रत्यय है। टिकाऊ में कौन, इनमें से कौन सा प्रत्यय है टिकाऊ में? आउ प्रत्यय है, उ प्रत्यय है, औ प्रत्यय है, या फिर सभी हैं? तो टिकाऊ, टिकाऊ, टिक धन आउ, यहाँ पर क्या निकल रहा है, आउ निकल रहा है। तो टिकाऊ में आउ प्रत्यय है, यानी कि पहला विकल्प राइट हो जाएगा, आउ प्रत्यय के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भी शब्द है। भी कैसा शब्द है? क्रिया है भी में कोई क्रिया लगी है तो नहीं लगी है, ये हमारा कट जाएगा। क्रिया विशेषण है तो यहाँ पर किसी क्रिया की विशेषता तो बताई नहीं जा रही है, तो ये भी कट जाएगा। विशेषण है तो विशेषण भी नहीं है। एक ऐसा शब्द है, भी निपात शब्द है। अगर क्या आ जाए, भी आ जाए, तो ये सभी निपात शब्द हो जाते हैं। भी कैसा शब्द है? तो भी हमारा निपात शब्द है। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, विद्वान शब्द का विलोम है। देखो यहाँ पर विद्वान का विलोम पूछा जा रहा है कि विद्वान का विलोम क्या होता है? मंद बुद्धि। मंद बुद्धि का विलोम क्या होता है? तीव्र बुद्धि।
अगर तीव्र बुद्धि की बात की जाए तो मंद बुद्धि हो जाएगा। तीव्र का विलोम क्या होता है? मंद हो जाता है, धीमा हो जाता है। विद्वता का बात की जाए, अगर विद्वता का विलोम पूछा जाए तो मूर्खता हो जाएगा, और मूर्ख का विलोम पूछा जाए तो विद्वान हो जाएगा। तो क्लियर है। तो यहाँ पर किसका विलोम पूछा जा रहा है? विद्वान का विलोम पूछा जा रहा है। तो विद्वान का विलोम हो जाएगा मूर्ख। विद्वान का विलोम क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। विद्वान का विलोम मूर्ख हो जाता है। क्लियर है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, और चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। छात्र हित में शिक्षा है, दिस इज साधना त्यागी, एक्सपर्ट क्लासेज।